टाइम हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सीख लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकाली जाए वो हमने एक तो देखा था। फिर हमने दो ग्राफ बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स हैं। ई जहाँ पे 2.7 है आपका, ठीक है, और ई की पावर एक्स का एक ग्राफ याद रखा था हमने जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ देख लिया था जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद एक आइडेंटिटी हमने याद रख ली थी इनवर्स फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है, जो कि क्या होता है 90 डिग्री का एंगल। फिर कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले देख लिए थे जो कि सबको पता होते हैं लेकिन हमें याद रखने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सभी फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। थोड़े बहुत एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ जाती है हमें फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंशन होगा वो मैं बता ही दूंगा, और आप पीडीएफ में देख सकते होगे जो एक्सपेंशन हमें याद रखने हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बायनोमियल एक्सपेंशन नाम का चैप्टर मैथ्स के अंदर आएगा, तब आपको कई सारे एक्सपेंशन सिखाए जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप याद क्या क्या रख लो। एक तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हम याद रख सकते हैं जो कि हो जाता है 1, ठीक है ना, प्लस माइनस एक्स डिपेंडिंग ऑन एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है वो भी एक चीज आ जाती है, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है, पर अभी तो बस एक्सप्रेशन क्या होता है वो याद रख लेते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। इस तरह से ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ ये वाला एक्सपेंशन है जो कि हमारे काम आता है फिजिक्स में, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है पीडीएफ के अंदर, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n जो एक्सपेंशन आएगा वो आता है 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखने में काफी डरावना सा है, लेकिन हमें कितना याद रखना है अब मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है तो उसमें आसान चीजें ही होती हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n जो होगा उसे सिंपली आप क्या कह सकते हो, उसे आप कह सकते हो 1 प्लस माइनस एन एक्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब आप बोलोगे कैसे, ठीक है, फैक्टोरियल क्या है उस पर मैं पहुंच रहा हूं, अभी बस आप सुनो। जब भी ऐसी कोई चीज आती है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, तो उसे सिंपली हम यूज कर लेंगे 1 प्लस माइनस एन एक्स। कब? व्हेन x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, ठीक है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, कई जगह पे हम ये ऐसा अजम्पशन लेंगे, उस समय पे मैं आपको बोलूंगा कि हमने क्या किया है, बायनोमियल एक्सपेंशन किया है। पूरा एक्सपेंशन क्या होता है, तो पूरा एक्सपेंशन ये होता है बड़ा सा, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जनरली जब भी x आएगा तो वो बहुत ही छोटा होगा, तो ये अजम्पशन वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हम 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n को 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख पाए, क्योंकि अगर x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बहुत ही छोटी होगी, एक्स क्यूब वाली बहुत ही छोटी होगी, तो जो पूरा एक्सपेंशन होता है उसमें हम हायर पावर वाले टर्म्स को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो आपको याद रखना है वो एक्सपेंशन भी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी चीज रह गई, वो है कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n को मैं लिख दूंगा 1 प्लस माइनस एन एक्स। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर 3 इस तरह से दिया हुआ है, जहां x इज वेरी वेरी लेस देन 1, इस तरह से लिख के आएगा आपके पास। जब भी इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x इज वेरी मच लेस देन 1, तो आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हो, आप इसे 1 प्लस 3x लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अजम्पशन हमें याद रखना है। ये हो गया एक्सपेंशन। आपको मैंने यहाँ पे 4 एक्सपेंशन लिख दिए, पर आपको याद कौन सा रखना है, सिर्फ ये वाला याद रखना है। हमारे लिए सिर्फ यही वाला इंपॉर्टेंट है, इसकी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, आगे जो लिखा हुआ है ये सब आप जब पढ़ोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो आपको पता लग जाएगा। अब बात आती है, ये मैंने वापस से यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि x अगर बहुत ही छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को नियरली हम क्या ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस एन एक्स ले लेते हैं। अब फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल हो जाता है एक
मेथड जिससे आप बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स को एक ही टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी कहीं पे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल तो उसका मीनिंग हो जाता है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाते हो जब तक कि फाइनली 1 नहीं आ जाता। जैसे मैं बोलूं कि 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, तो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ रहा है? फाइनली आपको 1 तक जाना होता है। तो ये कई सारे टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन को शॉर्ट करके लिखने का तरीका है, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फैक्टोरियल का सिंबल आप ये यूज करते हो या फिर ये यूज करते हो, ठीक है ना? सॉरी, ये इस तरह से रहेगा स्ट्रेट। आप ऐसे लिख सकते हो एक्स फैक्टोरियल या एक्स फैक्टोरियल, ठीक है ना? मतलब क्या हो गया? सिंपली इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक। सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं बोलूं 6 फैक्टोरियल तो हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फाइनली 1 तक आपको जाना होता है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। ये भी आपका मैथ्स में एक चैप्टर है, जब आएगा तो बहुत डिटेल में बताया जाएगा। 2.5 फैक्टोरियल नहीं बताएंगे बेटा हम, इसी तरह से फैक्टोरियल्स बताते हैं इंटीजर के लिए, ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना था, एक्सपेंशन में वो टर्म आती है इसलिए बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हमारे एज सच काम नहीं आने वाली, ठीक है? फैक्टोरियल तो बड़ी सिंपल सी चीज है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल क्या होगा? सभी लोग देख लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके आंसर बताओ जरा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? उसके बाद क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? और फाइनली 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? बताओ। क्या आएगी वैल्यू? तो 3 फैक्टोरियल तो क्या हो गया आपका? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। कोई पूछे 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 20, 60, 120। समझ आ रहा है? 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ही लिखने वाले हो आप, अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो ये तो कट ही गया। सिंपली क्या मिल गया आपको? 90। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये आपको मिल गया 60। मेरे हिसाब से फैक्टोरियल जो टर्म है उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैक्टोरियल क्या है? सिंपली एक तरीका है जिससे कि हम सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना? एक्सपेंशन के लिए आप मैंने बता ही दिया, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाली टर्म 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस एन एक्स, जब भी x बहुत ही छोटा हो कंपेयर टू 1। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। 1 प्लस 0.001 की पावर 1000 अगर इस तरह से दिया हुआ है, क्या आंसर देंगे इसका हम? सेकंड जो दिया हुआ है 1 प्लस 0.001 की पावर 1000, क्या होगी इसकी वैल्यू? ठीक है ना, तो आप सिंपली देख सकते हो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1000 इंटू 0.001 यानी कि 2। तो एक्सपेंड करते आप तो फाइनली भी आंसर लगभग क्या मिलता आपको? 2 ही मिलता, ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज है, ये भी काइनेमेटिक्स में यूज होगा। एज सच काइनेमेटिक्स में ये सब यूज नहीं होता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। ये सब चीजें मैंने इसलिए बता दी है क्योंकि ओवर द इयर्स 5 साल पढ़ाते हुए मुझे ये समझ आया कि इन इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है पहले ही चैप्टर में। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले से कैसे पता होगा। कुछ बच्चों को पहले से पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है।
इसलिए यहाँ पे मैं इन्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स के अंदर मेनली पढ़ना बेसिक मैथ्स में हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जहां पे कि हम पहुंचने ही वाले हैं जस्ट, ठीक है। एक इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस में दूंगा उनमें आपको जरूरत पड़ेगी, जो है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे बोला जाता है? सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, मान लो आपके पास कोई टर्म है ए, ठीक है ना, उसके बाद आप किसी एक नंबर से उसे मल्टीप्लाई करते हो, अगली टर्म आती है ए आर, अगली टर्म है ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। तो आप देखो हर अगली टर्म पिछली टर्म से आर को मल्टीप्लाई करने पे आ रही है। तो जो कॉमन चीज हम पिछली टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमें अगली टर्म मिलती है, उसे हम नाम देते हैं कॉमन रेशियो। इस सीरीज के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने यहाँ पे लिखी है, कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या होगा? आर होगा। समझिए बात, कॉमन रेशियो को क्या कह देते हैं हम? आर कह देते हैं। तो अब हमारे लिए एक केस होता है, स्पेशल केस, जिसमें कि इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कहते हैं, इनफाइनाइट जीपी का सम हमसे पूछ लिया जाता है। उस केस में आप क्या करोगे? अगर इस तरह से कहीं पे आपको दिया हुआ है ए, ठीक है ना, प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इनका सम पूछा गया हो इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो उसकी वैल्यू आप जो बताते हो वो इस फॉर्मूले से बताते हो, एस हो जाता है आपका फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। याद आपको ये रखना है कि जो कॉमन रेशियो है वो क्या होना चाहिए? वो आपका 0 से लेके 1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी कॉमन रेशियो आपको दिया गया है वो 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट जीपी का सम बता सकते हैं। एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है, कोई बोले 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इस तरह जीवन भर अनंत तक अगर आदमी ऐड करता रहे तो वैल्यू क्या आएगी? तो हम इन्फिनिटी तक ऑब्वियसली ऐड तो नहीं करेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे कि सम की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? हर पिछली टर्म किस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई है ताकि आपको अगली टर्म मिले? तो आपको दिख रहा है 1/2 से मल्टीप्लाई हुई है, आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 2। यानी इन सभी का ओवरऑल समेशन की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 आने वाली है। तो ये इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला भी याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है, कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही डाउट पूछा किसी ने कि 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, इस पे आप नहीं कर सकते इसको अप्लाई, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए कॉमन रेशियो, जिस चीज से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो चीज 0 से 1 के बीच में लाए करनी चाहिए, ठीक है ना। और किसी का कोई डाउट? जैसे मैं दे सकता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन है, मान लो जैसे इसमें होगा अभी, तो ये तो मैंने कर दिया, आप अगले वाले का बता दो। 10 प्लस 10/3, ठीक है ना, क्या आंसर आएगा? 10 प्लस 10/3 प्लस 10/9 प्लस इस तरह से जीवन भर कोई करता रहे, क्या आंसर आएगा? बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, किस चीज से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 1/3, ठीक है। आपको मिल गया कितना? 15। इनफाइनाइट टर्म्स आप ऐड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सिर्फ ये याद रखना था, समझ आए? ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। तो सिर्फ हमने अभी तक क्या देखा? इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला देखा है। जो जरूरत पड़ेगी तो उस समय मैं बता भी दूंगा, याद रहेगा आपको तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा बस, ठीक है ना। एक थ्योरम है जिसे हम बोलेंगे लैमिस थ्योरम। अब क्योंकि आपको पता है, ये मुझे कब पता लगा कि इसकी जरूरत पड़ती है बच्चों को? जब सेकंड चैप्टर आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मोस्टली आप क्या कर रहे होगे? ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उसमें हम बाद में ही घुसेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा, पर अभी बस ऐसा मान लो कि ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए फोर्स एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी।
तो लैमिस थ्योरम का जनरली यूज तब किया जाएगा जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रहे हों, F2 और F3। मान लो कि एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और आपको इनके ऊपर जो नेट इक्विवेलेंट फोर्स है वो आपको दिया गया है कि नेट इक्विवेलेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कोई रिलेशन बताओ। मैं फिर से बता रहा हूं, लैमिस थ्योरम की जरूरत हमें पड़ेगी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, जब आएगा तो मैं फिर से भी बताऊंगा। अभी सुन लो, लैमिस थ्योरम यह है कि एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस लग रहे हैं रैंडम डायरेक्शंस में और उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन 0 हो रहा है, यानी कि नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कितना है, 0 है, तो फिर उन फोर्सेस के बीच में रिलेशन बताता है लैमिस थ्योरम। F1 के ऑपोजिट वाला एंगल अगर अल्फा है, F2 के ऑपोजिट वाला एंगल अगर बीटा है और F3 के ऑपोजिट वाला एंगल अगर गामा है, तो आप कह सकते हो कि F1 बाय साइन अल्फा यानी साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा, और ये इक्वल होगा F3 बाय साइन गामा। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक चीज अननोन रहेगी और वो हम लैमिस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्योरम तो क्या हो गई, when 3 forces act at a point and F net is 0, then the theorem relates their magnitudes with the sign of angles between them। याद क्या रखना है कि फोर्स अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, उस फोर्स के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है उससे डिवाइड करना होगा आपको। समझ आ रहा है? क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आपको F2 और F3 की वैल्यूज बतानी है, बताओ जरा क्या आएगा। हाँ, ये 3 फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, एक पॉइंट है उस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक F2 लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है F3। ठीक है ना। और ये एंगल है 135 डिग्री, ये एंगल भी है 135 डिग्री और ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो आपको F2 और F3 का मैग्नीट्यूड बताना है। बताओ क्या आएगा। फटाफट इसे नाम दे दो F1। तो F1 बाय ऑपोजिट एंगल साइन 135 डिग्री, F2 अपॉन ऑपोजिट एंगल साइन 135 डिग्री, F3 अपॉन ऑपोजिट एंगल साइन 90 डिग्री। F1 की वैल्यू पुट कर दो 10, साइन 135 हो जाता है साइन 90 प्लस 45 यानी कि cos 45 1/√2। ये होना चाहिए F2 बाय 1/√2 और ये होना चाहिए F3। यहां से आपको F3 साफ दिख रहा है, वो हो जाएगा 10√2 और F2 भी साफ दिख जाएगा, वो हो जाएगा 10। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे किस तरह से यूज किया जाता है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक और क्वेश्चन भी कर सकते हो। देख लो जरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 3 फोर्सेस लगाए गए हैं। नीचे F1 है 20, यहाँ पे लग रहा है आपका F2 और यहाँ पे लग रहा है आपका F3। ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री। F2 और F3 की वैल्यूज हमें बतानी है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ड्रॉ किया था ये कोप्लेनर ही थे तीनों वेक्टर्स, और ये भी कोप्लेनर ही है, वरना तो इक्विवेलेंट 0 आएगा ही नहीं। हाँ, तो यहां से हम देख रहे हैं ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा। ये हो चुका है आपका कितना 150, तो ये कितना बचेगा। ठीक है ना, पुट कर दो यहाँ पे सिंपली F1 बाय ऑपोजिट साइन 30 डिग्री होना चाहिए F3 बाय ऑपोजिट साइन 120 डिग्री और ये हो जाएगा आपका F2 बाय ऑपोजिट 210 डिग्री बच रहा है वो साइन। ठीक है ना, पुट कर देता हूं मैं वैल्यूज। F1 दिया गया है मुझे 20, तो 20 बाय साइन 30 डिग्री 1/2, F3
बाय साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा √3/2। ये हो जाना चाहिए F2 बाय साइन 210 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा वो माइनस साइन 30 डिग्री, यानी कि -1/2। समझ आ रहा है? यहां से F1 F3 आपको मिल गया, कितना होना चाहिए, F3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20√3, और F2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, F2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें -20 न्यूटन। F2 माइनस आने का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, ऑपोजिट हो जानी चाहिए, जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऑपोजिट लग रहा होगा एक्चुअली वो, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो कि हमें मेनली पढ़ना था बेसिक मैथ्स में, कैलकुलस। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक मैथ्स का भी बेसिक मैथ्स है, ठीक है ना, यानी वो हद से ज्यादा बेसिक मैथ्स था। अब थोड़ा सा बड़े बच्चों वाली चीजें पढ़नी है, जो कि होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर ये किसी को नहीं आता तो फिर फिजिक्स आपसे जा चुकी है, ये मान लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में यूज हो गई होगा। एडवांस का तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको जिसमें कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज ना हो। आजकल तो मेंस में भी इंटीग्रेशन यूज होता ही है। हाँ, अच्छी बात यह है कि जितना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होता है वो इजी है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन जो टफ लगता है लोगों को वो लगता है मैथ्स के लिए, जो कि आता है 12th में, तो उसके लिए जब आएगा तब घबराने की बात है। अभी तो मैं ये कहूंगा कि कोई घबराने की बात नहीं है, जैसा जैसा बोला जा रहा है आप वैसा वैसा करो, आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जो भी डाउट हो जब मैं पूछूं तब आप पूछ लेना, अभी बस देख लो एक बार, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, सबसे पहली चीज इसकी जरूरत क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो किसी भी फंक्शन का, अब देखो फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका एक एग्जांपल हो जाता है जैसे y बराबर x², इनका कुछ ना कुछ ग्राफ तो बनता ही होगा, आप x की वैल्यूज पुट करते होगे और y को प्लॉट करते होगे। मैं y बराबर x² का आधा ग्राफ फॉर्म कर रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए, वो कुछ ऐसा बनता है, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है ना। तो इस y को मैं x का फंक्शन बोल सकता हूं क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके थे, एक चीज स्ट्रेट लाइन में आप ये पढ़ चुके हो कि मान लो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से tan ऑफ थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ दिस लाइन। आप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठ जाओ तो आपको कुछ ढलान महसूस हो रही है, आप फिसल के नीचे आओगे और पूरी स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होगा, वो क्या होगा, tan थीटा। ये हमें पता था। अब अगर मैं इस कर्व की बात करूं, जो कि हमें पता है क्या बनेगा, पैराबोला, ये भी हम पढ़ चुके हैं, x² आ गया है क्योंकि पैराबोला बनेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कर्व पर क्या हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी। अगर आपको कहीं पे बिठा दिया जाए तो हर जगह पे आप सेम रेट से फिसलोगे या अलग अलग रेट से फिसलोगे। तो आप अगर डायग्राम देखो तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे आप ज्यादा तेजी से फिसलोगे कंपेयर टू इस वाले रीजन में, क्योंकि ये फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। जब रीजन एकदम फ्लैट हो जाएगा इस तरह से, तब तो आप फिसलना ही बंद कर दोगे लगभग, ठीक है ना। यहाँ पे बिठाया जाए तो कोई स्लाइड नहीं करेगा। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि इस y = x² के लिए हर पॉइंट पर स्लोप क्या है, अलग अलग है। तो इसी की कैलकुलेशन करने के लिए जो टूल यूज किया गया उसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालने का मीनिंग क्या है, तो उसका सिंपल मीनिंग है उस फंक्शन का स्लोप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग आने वाला है। तो क्या हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते थे, आप निकाल सकते थे।
उसका स्लोप कैसा आ जाता, कांस्टेंट आ जाता, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। ठीक है ना। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर हम देखते हैं। मान लो कि यही कर्व है आपके पास, x और ये y। ठीक है ना, ये मैंने कर्व रीड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ a और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ b। ठीक है ना, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है और ये ट्राइंगल फॉर्म कर दिया है। ठीक है ना, इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा x1, इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा x2, सिमिलरली इसका कुछ y कोऑर्डिनेट होगा y1, इसका y कोऑर्डिनेट होगा y2। कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। पहला सिंबल है डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ठीक है ना, आपको याद रखना है डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो कहीं पे डेल्टा एक्स लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स। ठीक है ना, एक और सिंबल होता है जिसे हम बोलेंगे डी से, स्मॉल डी मैंने लिखा है। डी रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। मतलब क्या हुआ इसका, हद से ज्यादा छोटा चेंज, इतना छोटा चेंज कि चेंज है ही नहीं, इसे बोला जाता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं डी एक्स लिख रहा हूं तो वो रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स। एक्स में हद से ज्यादा छोटा चेंज। तो ये तो हो गए जो सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं। तो मान लो कि इस ट्राइंगल को अगर आप देख रहे हो, ट्राइंगल ए बी, इसको नाम सी दे देता हूं, ये हो गया 90 डिग्री। इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। अब अगर इनके ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाए, क्या कंडीशन लगाई जा रही है, कंडीशन में लगा रहा हूं कि x1 टेंड करता है x2 को। क्या मीनिंग है इसका, टेंड करने का मतलब हुआ कि x1 चल चल के जा रहा है x2 की तरफ, या सिंपल टर्म्स में मुझे कहना चाहिए था a टेंड कर रहा है b को। यानी कर्व के ऊपर a जो है वो चल के जा रहा है किसके पास, b के पास। जो पॉइंट a था, ये पॉइंट B था, A पॉइंट ने चलना शुरू कर दिया है B पॉइंट की तरफ। ठीक है ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि x1 ने चलना शुरू कर दिया है x2 की तरफ, या y1 ने चलना शुरू कर दिया है y2 की तरफ। x1 और x2 के बीच की जो दूरी थी उसे मैं डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि चेंज इन x। सिमिलरली y2 और y1 के बीच की जो दूरी थी उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा y से। क्या आप इस ट्राइंगल में tan थीटा बता सकते हो? हाँ, हम tan थीटा बता सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस वो हमें मिल जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने लगा दी है कंडीशन कि a चल चल के पहुंचने वाला है b के पास, और x1 पहुंचने वाला है x2 के पास, y1 पहुंचने वाला है y2 के पास। जरा सोच के देखो क्या होगा जब एग्जैक्टली a पहुंचने वाला होगा b के पास। a ऑलमोस्ट पहुंच चुका है b के पास, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x1 नियरली हो गया होगा x2 और y1 नियरली हो गया होगा y2? या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो चेंज इन x है वो टेंड कर रहा होगा किसको, जीरो को। क्योंकि a लगभग पहुंचने वाला है b के पास, तो x1 लगभग पहुंचने वाला है x2 के पास, तो x1 और x2 के बीच की दूरी लगभग क्या होने वाली होगी, जीरो, डेल्टा y। y1 और y2 के बीच की दूरी भी क्या होने वाली होगी, जीरो। समझ आ रही बात? तो ये ट्राइंगल दिखेगा कैसा, मैं वापस से प्लॉट करता हूं। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा उस समय पे आपको। ये आपका x, ये y, और ये हो गया कर्व, और ये रहा ट्राइंगल। मैंने बना दिया है, आपको दिख नहीं पा रहा है क्योंकि वो इतना छोटा है। ऐसा सोच के देखो, जब a पॉइंट b पॉइंट की तरफ चलना शुरू करेगा तो ये जो है लाइन AB, क्या ये छोटी होती जाएगी इस तरह से, और इसके छोटे होने से ये कर्व के पास आती जाएगी, और जब लगभग a और b मीट कर जाएंगे तो ये लगभग बस क्या कर रही होगी, कर्व को जस्ट टच कर रही होगी। अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि जस्ट क्या कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है। ऐसी लाइंस जो किसी भी कर्व को जस्ट टच करके निकल जाती हैं, उसे कट नहीं करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टू द कर्व। तो टेंजेंट किस लाइन को बोला जाता है, ऐसी कोई भी लाइन जो कि कर्व को क्या कर रही है, जस्ट टच कर रही है। जैसे ये सर्कल है, कोई लाइन हो जो कि इस तरह से टच करके निकल जाए तो उसे आप नाम देते हो टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है ना, इसे कह देते हैं टेंजेंट। तो हमने क्या किया, क्योंकि a लगभग b के पास पहुंच गया है, तो
तो ये जो ट्राइंगल है वो लगभग क्या बन गया था, एक छोटा सा पॉइंट बन गया था जो कि लगभग इसकी सरफेस पर था। मैंने उसी को एक्सटेंड कर दिया तो देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बनी, जिसे हमने नाम दे दिया क्या, टेंजेंट। अब ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बना ही रही होगी, थीटा, और ये थीटा एग्जैक्टली सेम होंगे। ये वाला थीटा कौन सा, जब यहां पे जो छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो थीटा फॉर्म हो रहा होगा वो थीटा और ये थीटा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस कर्व पर इस पॉइंट का एंगल एक्स एक्सिस से वही होगा जो इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के साथ है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालना रिप्रेजेंट कर देगा इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालने के। तो मैं ये कह सकता हूं कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज द स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। किसी भी कर्व पर जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच रहे हो उस टेंजेंट का स्लोप ही उस कर्व पर उस पॉइंट का स्लोप होता है। अब हम ये देख चुके थे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। बस इसमें हमने एक लिमिट लगा दी थी। ये तो कब थी, पहले जब बड़ा ट्रायंगल था, इसमें आपने एक लिमिट लगा दी थी। लिमिट क्या थी आपकी, लिमिट थी कि डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो। अब लिमिट भी एक चैप्टर है मैथ्स का। लिमिट का मीनिंग होता है, किसी भी फंक्शन पर लिमिट लगाने का मीनिंग होता है कि ऐसी कंडीशंस अप्लाई करनी है आपको। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हो? अगर डेल्टा एक्स को मैं जीरो पुट कर दूं, अगर डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू बता सकते हैं? अगर आप एग्जैक्टली जीरो पुट कर दोगे तो ये जीरो बाय जीरो हो जाएगा, जो कि फिर से क्या है, नॉट डिफाइंड। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि डेल्टा एक्स जीरो है, हमने कहा है कि डेल्टा एक्स लगभग जीरो है। तो इसी को लिख दिया जाता है डी वाई बाय डी एक्स, जहां डेल्टा तो रिप्रेजेंट कर रहा था चेंज, पर डी हमें पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट। जो बोला वो समझ आया क्या? अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पर मैं जो बता रहा हूं कि आपको वो समझ आया तो फिर उससे रिलेटेड डाउट्स पूछें प्लीज, ठीक है। तो मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का मीनिंग क्या है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का सिंपल सा मीनिंग है कि उस फंक्शन का किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा उसका स्लोप कैलकुलेट करना। समझ आई बात, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी डाउट है अभी तक जो बोला गया है उसमें, ठीक है। तो यही डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम लिख दे रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स। क्यों लिख रहा हूं मैं डी वाई बाय डी एक्स? क्योंकि ये लगभग इनफाइनेटली स्मॉल चेंज है, ठीक है ना। हाँ, आपका कोई डाउट पूछ रहा है व्हाट इज लिमिट, तो लिमिट बेटा एक पूरा लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर आएंगे आपके पास। तो लिमिट बेसिकली होता है जीरो बाय जीरो, जो भी इनडिटर्मिनेट टर्म्स हमने पढ़ी है ना, जैसे कल हमने देखा था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो बाय जीरो, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट है, पर फिर भी इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करके। तो वो मैथ्स में आएगा, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान दो, उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो शब्द मैं नहीं यूज कर रहा हूं वो नहीं है आपके काम के। मैं ऐसा कुछ क्यों पढ़ाऊंगा कि कल को आप मुझसे बोलो कि ये आपने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो चीज पढ़ाने की कि आप मुझसे ये ना कह सको कि ये चीज मैंने बताई नहीं थी, ठीक है। आप बस मानते हुए चलो। अब मैं बता रहा हूँ आपको अलग अलग नाम जिनसे कि डी वाई बाई डी एक्स को बुलाया जाता है दुनिया में। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप पहली चीज तो क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ कर्व। ये तो हमने अभी प्रूव कर ही लिया कि ये स्लोप ऑफ कर्व होता है एट एक्स कॉमा वाई। किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर मैंने जो टेंजेंट खींचा होगा उसका स्लोप मुझे मिल जाता है किससे, डी वाई बाई डी एक्स से। दूसरा लोग इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और जो नीचे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तीसरी चीज इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, नाम है बस। या इसी को कई लोग वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आपने वाई डैश लिख दिया है कहीं पर, उसका मीनिंग भी होता है डी वाई बाय डी एक्स, या वाई प्राइम डॉट बना दिया जाएगा ऊपर, ठीक है ना, इसे भी वाई प्राइम बोलते हैं।
तो डैश बना दे कोई या डॉट बना दे ऊपर, आपको समझना है कि उसका क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। और सबसे जरूरी जो इसका नाम मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जिस रेट से y बदल रहा है x के बदलने की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। क्या यहां तक क्लियर है? तो अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है ना। और यही tan थीटा की इक्वल तो हो गई, ये तो बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड है कि स्लोप ही होता है tan थीटा, ठीक है। अब मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक। अब हर कर्व को आप ड्रॉ कर सको ये संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए तो काफी अच्छी तरह से कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता अभी सबको आता होगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल कर्व तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं, पैराबोला ड्रॉ कर लूंगा मैं। पर अगर कोई गंदा सा फंक्शन दे दे, इतना गंदा कि देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तो उसका कर्व नहीं बना सकते। जब हम उसका कर्व ही नहीं बना सकते, तो फिर हम भाई उसका स्लोप तो कहां से बताएंगे, ठीक है। किसी का डाउट आ गया फिर से बीच में? व्हाट इज dx by dy? dx by dy इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। काफी सिंपल सी बात, ठीक है। खैर, तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भूल गया मैं, ये होता है अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट, हाँ, जब हम उसका कर्व ही ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत अच्छा है, किसी को याद है। हाँ, जब कोई गंदा सा कर्व आएगा तो जब आप कर्व ही ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर टेंजेंट तो नहीं ही ड्रॉ कर पाओगे, और हमें निकालना है उसका स्लोप। तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि न्यूटन जी ने हमें दे दी है कैलकुलस। आप सिंपली किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, और अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यानी आपने स्लोप तो निकाल ही लिया, इसके लिए हमें कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके लिए हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं उसे बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, ये समझने की कोशिश करो। मान लो कि आपके पास y एक फंक्शन है x का, और आपको कैलकुलेट करना है dy by dx, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x बदलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में y किस तरह से बदलेगा, यानी कि स्लोप। तो इसके लिए उन्होंने दिया फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ठीक है ना। ये जो लिखा है ना, दिखने में काफी स्टाइलिश लग रहा है पर है कुछ नहीं है। डेल्टा x बेसिकली चेंज रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका कर्व था, ठीक है ना। तो ये कोई fx है, x वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डेल्टा x आगे बढ़ जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग y पे वैल्यू आ जाएगी, जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी x प्लस डेल्टा x पे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी वही निकाला है tan थीटा, ये दिख रहा है। ये चेंज क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन बेस में इनके बीच का अंतर क्या होगा, x, और x प्लस डेल्टा x के बीच का अंतर क्या है, डेल्टा x। तो वही चीज लिखी हुई है, आपने लिमिट लगाई है किसके ऊपर, tan थीटा के ऊपर इफेक्टिवली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेल्टा x को अभी 0 पुट कर दूं तो देखो कितनी समस्या होगी। अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ऊपर बनेगा fx माइनस fx यानी कि 0, और नीचे 0, 0 बाय 0 दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। उन्होंने कह दिया कि डिफरेंशिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप लिमिट अप्लाई कर दो इस तरह से। अब लिमिट खुद में एक चैप्टर है, कैसे अप्लाई की जाती है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक सिंपल से तरीके से बता देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेके। जैसे मैं फंक्शन ले लूं एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर एक एक्स का फंक्शन है, तो आपका y हो गया एक्स स्क्वायर, और मुझे निकालना है dy बाय dx। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि आप इस तरह से लिखो उसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अच्छा, यही तो आपका f ऑफ x है। अगर f ऑफ x है एक्स स्क्वायर
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स रखा था उसकी जगह क्या रख दूं? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो उसे यहां पे रख देते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमने पुट कर दिया। अगर आप इसी समय पे लिमिट पुट कर दोगे तो फिर से वही समस्या होगी 0/0, इसलिए मैं इसे ओपन कर देता हूं। ओपन करोगे आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। कट गया। डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहां पे मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन आया, अंदर बचा डेल्टा एक्स प्लस 2x अपॉन डेल्टा एक्स। आप 0/0 को कट करके 1 नहीं लिख सकते, पर आप चेंज इन x जो कि टेंड कर रहा है 0, ये लगभग 0 है, 0 नहीं है, 0/0 को हम काट नहीं सकते, पर लगभग 0/लगभग 0 को तो हम काट सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास फंक्शन बचा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब अगर मैं लिमिट पुट कर दूं, आप डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो दुनिया में किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां 0 पुट करने से कुछ नहीं हुआ, सिंपली आंसर क्या आ गया? 2x। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपने क्या किया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। समझ आई बात? अब ये तो बहुत सिंपल सा था, आपने एक्स स्क्वायर का किया है। मान लो एक्स की पावर में 1000 दे दूं ना, तो ये इतना छोटा सा एक्सपेंशन नहीं होगा, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, फिर कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, और फाइनली जब आप लिमिट पुट कर पाओगे तो कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो हम नहीं करते हैं। उसके लिए न्यूटन जी ने हमें कुछ फॉर्मूले दे दिए हैं ताकि उस कष्ट से हम बच सकें, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे, पर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कैसे किया जाता है उस पर थोड़ा सा आइडिया आपको इससे लग गया होगा। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट है? हाँ, फाइनल स्टेप में मैंने डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दिया लगभग। यहां नहीं पुट कर सकता था मैं, पर यहां तो पुट कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैं देख लेता हूं किसी को क्या क्या डाउट्स हैं। हाँ, तो ईशान तुम बोलो पहले अपने एडवांटेज के लिए 0 अज्यूम नहीं किए। ऐसा नहीं है बेटा, 0 अज्यूम नहीं किए, नहीं, पहले पुट करने से आपको एक इनडिटर्मिनेट टर्म मिल रही थी, तो आपने नहीं पुट किया, एक्सपेंड किया, कुछ कुछ काटा पीटी की, और फिर पुट कर दिया। तो यहां पुट करने से इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं मिल रही, तो आपका अल्टीमेट एम है कि इनडिटर्मिनेट टर्म ना मिले। ठीक है ना, वरना आप आंसर नहीं बता सकते। यहाँ ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, लगभग 0 है। ठीक है, तो उसे हम बस लिख नहीं रहे हैं, हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई है। ठीक है ना, अब और किसी को क्या डाउट है? nth पावर n-1, पता नहीं क्या है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज 2x। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो ये है। होता क्या है, उससे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। क्या उससे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका बहुत सुंदर है? नहीं, बहुत ही बेकार है। ये यहाँ पे दिख रहा है, फंक्शन मैंने बहुत ही सिंपल सा ले लिया था एक्स स्क्वायर, इसलिए उसका आंसर बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। अगर फंक्शन बहुत बड़ा होता तो फिर उसका सॉल्यूशन भी काफी बड़ा होता। ठीक है, अब ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया था, दिस मेथड विल नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करेंगे जो कि न्यूटन दे गए हैं। अगर कोई आदमी पहले मेहनत कर गया है तो दोबारा उसी चीज पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ फॉर्मूले याद करोगे और फंक्शंस को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूलों की टेबल आपको याद रखनी है। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला था। तो पहला फॉर्मूला जो हमें मिलता है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का, वो है dy/dx ऑफ x की पावर n। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें x की पावर क्या थी, 2, तो उसका फॉर्मूला आता है n x की पावर n-1। ठीक है ना, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, पावर को आगे लाना है और एक पावर कम करके यहां पे लिख देना है। जैसे dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफरेंशिएट करना था आपको किसको, एक्स स्क्वायर को। देखो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया ना,
तो पावर को आगे लेके आओ, 2 आगे आ गया, x की पावर एक कम करके लिख दो, 2 माइनस 1 क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया 2x की पावर 1 या 2x। तो इतनी लंबी चौड़ी रामायण जो हमने पढ़ी थी उसका ऐसा सच कोई यूज है ही नहीं। कौन करेगा वैसे, कोई पागल ही आदमी करना चाहेगा वैसे तो, ठीक है ना। जब आपको फॉर्मूले मिल चुके हैं तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करोगे। अब अगर कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100, तो भी आप समझ रहे हो मैं क्या करूंगा, पावर को आगे लेके आऊंगा, 100 एक्स की पावर 100 माइनस 1 यानी 100 एक्स की पावर 99। जीवन कितना आसान हो गया है। आपको ना एफ में एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है, ना लिमिट लगानी है, ना कुछ करना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी एक्स की पावर एन में फंक्शन दिया हो और आपसे डिफरेंशिएट करने की बात की जाए तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जैसे एक और देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4। क्या करूंगा भाई, मैं पावर को आगे लेके आऊंगा, पावर क्या है -4, पावर आगे आ गई, एक्स की पावर -4 -1 कितना हो गया -4 एक्स की पावर -5, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/6, अजीब सी पावर, क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आऊंगा मैं 1/6, एक्स की पावर 1/6 -1, आपको तो बस -1 करना है, ये हो गया 1/6 एक्स की पावर -5/6। समझ आ रही है बात, क्या किसी को कोई डाउट है, क्या फर्स्ट वाले फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो बोलो अभी, नहीं तो आगे क्वेश्चंस करते हैं फिर इसके ऊपर। पहला फॉर्मूला है, बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, होना भी नहीं चाहिए था बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए थे। एक चीज और देख लेते हैं, मान लो कि तू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मैं बोलूं 3x² क्या होता, ठीक है ना, 3x² क्या होता है, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन 3x² का क्या होता। तो आप ऐसा समझ लो कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो आपके फंक्शन के साथ, तो उस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जनरल में अगर मैं लिखना चाहूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट k इंटू एफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसे k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर निकाला जा सकता है। तो ये चीज हो गई 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे लेके आओ 2, एक्स की पावर 2 से कम किया 1, 3 इंटू 2x 6x आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और देख लो, जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ -2 एक्स की पावर 1/4 क्या हो जाएगा भाई, -2 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/4, पावर को आगे लेके आओ तो -2 तो बाहर था ही, पावर आई 1/4, एक्स की पावर 1/4 -1, ठीक है ना। ये मिल गया आपको -1/2 एक्स की पावर -3/4, ये आंसर है। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, क्या किसी को डाउट है, यहां तक डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके ऊपर। सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा, सिंपल सिंपल एकदम क्वेश्चंस दिए मैंने, जल्दी से लिख दो। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, साथ साथ लिख सकते हो, फर्स्ट का आंसर क्या मिलेगा हमें। किसी को जहां भी डाउट होता है बोलते चलना, मैं आंसर लिखता जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 999, पावर आगे आई, एक्स की पावर एक कम करके लिख दिया आपने तो 998, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। सेकंड अगर पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब,
4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पावर आगे आएगी तो 4 इंटू 3, एक्स की पावर 3 से 1 कम करोगे 2, यानी कि 12x स्क्वायर। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, किसी को मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जैसे मैं कर देता हूं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर रूट एक्स को क्या लिख देंगे 1/2, पावर को आगे लेके आ जाओ, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत हो रही होगी इसके अंदर। किसी को अगर जरा भी डाउट है तो बोलो, पहले ही फॉर्मूला था, काफी सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है ना? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। कुछ कुछ मैं दे देता हूं, जैसे 11th का आंसर बताओ जरा, 11th का आंसर। ईशान तुम क्या बोल रहे हो, कैन यू शो इट ग्राफिकली? क्या आप बोल रहे हो कि मैं इनका ग्राफ बना के आपको शो करूं कि ये स्लोप आ रहा है कि नहीं? क्या आपका क्वेश्चन ये? तो ग्राफ ऑब्वियसली कैसा बनने वाला है, पावर यहाँ पे आपको देखनी है एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन की। जैसे अगर बोल दिया जाए, इसका अगर हम ग्राफ बनाते, y बराबर रूट एक्स दे रखा है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, कुछ ऐसा, ये पैराबोला आपको इस तरह से दिखेगा, तो इसका अलग अलग जगह पे हमने स्लोप निकाला होगा। ऐसे ही सब निकलते हैं, अलग अलग कर्व्स के अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे। 11th का आंसर क्या आ जाएगा? तो 11th क्वेश्चन देख सकते हो सभी लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ -16 का एक्स क्यूब, तो -16 तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसे लिख सकता हूं एक्स की पावर -3, ऊपर ले जाके -16 इंटू -3, पावर आगे आ गई, एक्स की पावर -3 -1, ये हो गया आपके पास 48 एक्स की पावर -4, या 48 बाय एक्स की पावर 4। क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा। तो बहुत ही साधारण सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है, सब समझ गए हैं। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप आराम से कर सकते हो। अब और फॉर्मूले देखते हैं। ये तो हो गया जनरल एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हमें मिल गया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हो जाता है एन एक्स की पावर एन -1। पावर को आगे लेके आते हैं और एक पावर कम करके लिख देते हैं। दूसरा फॉर्मूला आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। हाँ, तो ये कांस्टेंट भी क्या है, एक फंक्शन है, तो ये होता है 0। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सोच के देखो आप। जैसे मैं आपको फंक्शन अभी हम ले रहे थे कि फंक्शन था y बराबर एक्स स्क्वायर, जैसे हमने लिया था। अब मैं ले लूं कि y बराबर 4, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये तो फंक्शन ऑफ x है ही नहीं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये है x, ये है y, और ये होगा कुछ y बराबर 4। तो हर x के लिए, x का यहाँ जब वैल्यू ही नहीं है तो आप पुट कहां करोगे, कुछ भी ले लो x, y क्या आने वाला है 4। अगर ये इस तरह का ग्राफ फॉर्म हो रहा है तो बताओ इसका स्लोप कितना है, इसकी ढलान कितनी है, क्या इसका कोई स्लोप है? अगर आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप फिसलने वाले हो? आप नहीं फिसलने वाले हो, इसलिए इसका आंसर क्या बोल दिया जाता है, 0। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की कोई पावर एन दिया हो तो वो हो जाता है एन एक्स की पावर एन -1। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर एन भी हो जाएगा एन टी की पावर एन -1। याद रखना, जो वेरिएबल यहां हो वही वेरिएबल अगर यहां है तो फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। ठीक है ना? वेरिएबल कोई कुछ भी दे सकता है, हम एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, कई बुक्स में टी के टर्म्स में लिखा होता है। तीसरा फॉर्मूला मैं ये बताना चाह रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो याद रखना है आपको, होता है कॉस एक्स। ठीक है ना? याद रहेगा मेरे हिसाब से। चौथा फॉर्मूला हम देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स जो फंक्शन होता है, जिसका ग्राफ हम देख भी चुके हैं, उसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है माइनस साइन एक्स। कैसे डिराइव करेंगे नंबर 3 फॉर्मूला? तो बेटा मैं बता रहा हूं आपको, सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी हम लिख रहे हैं,
सभी के सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव हुए हैं। आप साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे, आपको यही करना है, आप लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। उसके बाद आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना, और उसे एक्सपेंड कर सकते हो और कुछ कुछ मैथ्स करेंगे और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक आदमी कर चुका है जीवन में पहले। जो चीज डिराइव हो चुकी है उसे 10 बार डिराइव करने का कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, और जब मैथ्स में आएगा तब आपको बताया ही जाएगा, ठीक है। तो चौथा फॉर्मूला हो गया cos x के लिए। पांचवा आपको याद रखना है किसके लिए, d by dx ऑफ tan x। tan x का फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। सभी का हम जो आंसर लेके आए हैं, सभी का आंसर जो हम लेके आए हैं वो कहां से लेके आए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही लेके आए हैं। और फॉर्मूला देख लेते हैं, d by dx ऑफ कोसेक x, ये हो जाता है माइनस कोसेक x कॉट x। याद रखना है आपको। सेवेंथ में बोल सकता हूं d by dx ऑफ कॉट x, ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। और कोई तरीका नहीं है, याद ही रखना पड़ता है, ठीक है ना। d by dx ऑफ sec x, ये हो जाता है sec x tan x, ठीक है ना। और क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है d by dx ऑफ ln x, ये हो जाता है 1 by x। d by dx ऑफ e की पावर x, ये सबसे सुंदर होता है, e की पावर x ही हो जाता है ये, ठीक है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। ये आपको पीडीएफ में दिख रहे होंगे सारे फॉर्मूले, इन्हें हमें याद रखना है, ठीक है ना। और एक देख लेते हैं, और हो जाता है d by dx ऑफ a की पावर x, जहां पे a कोई कांस्टेंट है तो वो हो जाता है a की पावर x ln a, ठीक है, समझ आ रहा है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x ln a। मैं आपसे बोलूंगा कि ये सब नोट कर लो ताकि आप क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सको, आगे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। और भी यहाँ पे मैंने इनवर्स के फॉर्मूले लिख दिए जो कि हमारे एज सच यूज नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बस इसलिए लिख दिए ताकि आपको पता हो, याद कर रहे हो तो कर लेना साथ में, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ln x, ln ऑफ, ln मतलब हाँ log का ln, बिल्कुल सही, ln मतलब log का ln ही है, वो था ना log बेस e वाला, x अगर लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 by x हो जाएगा। इनवर्स वाले फॉर्मूले याद कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, वो जरूर याद रखना। जैसे ये एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, d by dx ऑफ sin x होता है cos x, दिख रहा है सबको। अब कोई अगर आपसे ये पूछ लेना कि d by dx ऑफ sin 2x क्या होगा, तो उसे cos 2x नहीं लिख देना है। समझ आ रही है बात। ये फॉर्मूले जैसे लिखाए गए हैं एग्जैक्टली वैसे ही वैलिड हैं। देखो साइन के अंदर वेरिएबल क्या था, x, आपने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया, x, तो आंसर में cos के अंदर क्या आया, x, तो ये सही है। यहाँ पे साइन के अंदर वेरिएबल क्या है, 2x, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया, x, तो आंसर cos 2x नहीं आएगा। किसी ने ऐसे दिया होता ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू 2x, तो आंसर आपका cos 2x आ जाता, क्योंकि जो वेरिएबल साइन के अंदर है आपने डिफरेंशिएट भी उसी के रिस्पेक्ट में किया है, तो आंसर वही आएगा। यानी फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल लिया गया है आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट है ये, काफी इंपॉर्टेंट। इसी पे बेस्ड एक रूल आएगा आगे, चेन रूल, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। अभी तो हम आगे देख लेते हैं क्या क्या है रूल्स। अब डिफरेंशिएशन ना बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि इंटीग्रेशन टफ है भाई, डिफरेंशिएशन तो आसान है। क्यों डिफरेंशिएशन आसान होता है, क्या हो जाता है एडिशन रूल। एडिशन रूल हम बोल देते हैं कि d by dx ऑफ fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx, मान लो कि तीन फंक्शन हैं जिनको प्लस माइनस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आपको उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसे आप लिख सकते हो d by dx ऑफ fx प्लस माइनस d by dx ऑफ gx
प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। यानी तीनों फंक्शंस को आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। एक एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट रूल का। जैसे मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन मान लो कि हमें निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसे मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या चेक करूंगा, जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल यहां है, तो फॉर्मूला वैलिड है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस एक्स, जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल यहां है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए माइनस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला, पावर आगे आ जाएगी तो माइनस तो था ही, पावर आगे आई 2, एक्स की पावर 1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये मिल चुका है हमें डी बाई डी एक्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और करके बता रहा हूं। जैसे बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो हम समझ गए हमें इन्हें इंडिविजुअली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, एक्स का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि पावर आ गया ही 1 और 1 माइनस 1 0, तो एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या किसी को डाउट है यहां तक? तो अभी तक हमें बस ये समझ आया है कि एक तो हमें लाइन से फॉर्मूले याद करने हैं और एडिशन रूल में सिंपली क्या करना है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं 1 2 3। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा इन क्वेश्चंस का। अच्छा, पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और तीसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स। इन तीनों का डिफरेंशिएशन हमें बताना है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूं, पावर आगे आएगी 3, एक पावर कम की 2 माइनस 2 पावर है, पावर आगे आएगी x की पावर बचेगी 1 और 4 का तो क्या होता है 0। सेकंड में देख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स। थर्ड देख लो, e की पावर x, सबसे सुंदर फंक्शन, वही का वही डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस यानी e की पावर x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इनमें x की वैल्यू पुट करते ही आप इस गंदे से कर्व का टेंजेंट का स्लोप बता सकते हो। सोच के देखो, इसका कर्व प्लॉट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मैथ्स में सिखाया जाएगा आपको। इसका कर्व प्लॉट करना बहुत मुश्किल है। इस अजीब से कर्व में भी आपने क्या किया है, उसके स्लोप की वैल्यू निकाल दी है। तो काफी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल टूल है ये। ठीक है, नंबर 3 कोई पूछ रहा है वापस से, तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, सेम लिख दिया, माइनस का माइनस, और cos x का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया e की पावर x प्लस साइन x। ठीक है ना, ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई अलग सा कर लेते हैं। जैसे बताओ फिफ्थ का आंसर क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ में पूछा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ 3e टू द पावर x माइनस 2 cos x प्लस 4। सिंपल क्वेश्चन। सिक्स्थ भी कर ही लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर x प्लस ln x। इनका डिफरेंशिएशन हमें बताना है।
बताओ क्या आएगा। हाँ भाई, तो 3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, अंदर गया डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, 3 एज इट इज, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और 4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर एक्स प्लस 2 साइन एक्स आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन। 6th में पूछा जाए तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, ये हो गया ए की पावर एक्स का फॉर्मूला, ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बस, प्लस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स।